सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखा था, पाउलो का सिद्धांत देखा था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था, पाउलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अब यहाँ पर स्किनर का हम देखेंगे। स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो चूहों पर प्रयोग किया था और कबूतरों पर भी किया था। तो दोनों ही प्रयोग के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। शिक्षा में क्या उपयोगिता है हमारे, चूंकि ये सीखने के सिद्धांत है तो किस प्रकार से इसका हम कक्षा में उपयोग करके बच्चों को सिखाने में किस प्रकार से हेल्पफुल होते हैं या किस तरीके से ये सहयोग करते हैं सीखने में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी विचारक या प्रोफेसर B.F. स्किनर ने 1938 में किया था। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुकूलन का आधार पुनर्बलन को मानते हैं। इस सिद्धांत के मूल में थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, जिसको स्किनर ने पुनर्बलन सिद्धांत में परिवर्तित कर दिया। अधिगम के इस सिद्धांत का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसमें प्राणी उस प्रतिक्रिया का चयन करना सीखता है जो पुनर्बलन को उत्पन्न करने में साधन का काम करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी वह क्रिया बार बार दोहराता है। जैसे कि कक्षा में कोई बच्चा प्रथम स्थान पाया, प्रथम स्थान वाले बच्चे को आप सभी को पता है कि स्कूल पर क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। ठीक है, पुरस्कार मिलता है, उसको प्रेरणा दी जाती है, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, उसको उसकी सराहना होती है, प्रशंसा होती है। तो बच्चा सोचता है कक्षा 3 में अगर मैं 3 पास किया, मुझे इतना सारा प्रोत्साहन मिला, पुरस्कार मिला, तो मैं कक्षा 4 में भी और अच्छा नंबर लाने की कोशिश करूंगा ताकि अगले साल मुझे फिर पुरस्कार मिले, लोगों की प्रशंसा मिले। तो असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है। अब जैसे अब एक बच्चा फर्स्ट आ गया, अब जो बच्चा लास्ट आया उसके बारे में आप सोचिए। उसके घर वाले उसको डांट रहे होंगे, उसके माता पिता उसको डांट रहे होंगे कि तुम्हारा कितना खराब नंबर है या तुम अच्छा नंबर नहीं लेकर के आए हो, क्लास में सबसे पीछे हो। तो वो बच्चा भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो बच्चा भी सोचेगा कि हाँ मैंने बहुत खराब नंबर लाया। जब उसको रियलाइज होगा तो वो भी सोचेगा कि अगले साल मैं और अच्छा करूं जिससे मुझे ये सुनने को ना मिले। ठीक है, तो असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी उस क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। स्किनर ने इस सिद्धांत की खोज के लिए कबूतर एवं सफेद चूहों पर प्रयोग किए। स्किनर ने व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए एक समस्यावादी ध्वनि विहीन लीवर वाला बॉक्स पिंजरा बनाया, जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसके लीवर को दबाने से भोजन का एक टुकड़ा गिरता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाया था। यहाँ पर देखिए, इसमें सनलाइट भी आती है इस पिंजरे में, और यहाँ पर ये लीवर बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए वाटर डिस्पेंसर, यहाँ पर फूड है, फिर इलेक्ट्रिक ग्रिड भी है। तो देखिए, स्किनर ने भूखे चूहे को इस बॉक्स में बंद कर दिया। भूख की तड़प से चूहा इधर उधर उछलता है। इस दौरान एक बार उछलने से चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है। ये कूदते कूदते क्या होता है, चूहे के यहाँ पर इसके पंजे से जो लीवर है ये दब जाता है। जैसे ही लीवर दबता है उसको खाना मिल जाता है। तो भोजन के जैसे ही देखिए, जैसे ही लीवर दब जाता है भोजन के कुछ टुकड़े गिर जाते हैं यहाँ पर पिंजड़े में। ठीक है, ऐसे कई बार उछल कूद करने से एवं लीवर के दबने से चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बार बार भोजन मिलने तथा चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला को सीख जाता है। इसमें अनुबंधन का संबंध सीखने वाले के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है। भोजन चूहे के लिए प्रबलन एवं भूख के लिए प्रणोदित का कार्य करता है। अब देखिए, इस प्रयोग से स्किनर ने क्या निष्कर्ष निकाला। पहली बार भोजन की प्राप्ति त्रुटि एवं प्रयास सिद्धांत का फल था। यानी कि हम गलतियां करने के बाद सीखते हैं, बार बार गलतियां करते हैं और गलतियों से सीखते हैं। भोजन की प्राप्ति ने चूहे के लिए प्रेरणा का कार्य किया। लीवर दबाने से भोजन की प्राप्ति से अनुक्रिया एवं पुनर्बलन में अनुकूलन स्थापित हो जाता है। बार बार लीवर दबाने से यह क्रिया चूहे के लिए सरल हो गई। प्रत्येक अगली बार लीवर को दबाने में चूहे ने पहले की तुलना में कम समय लगाया। लीवर को कई बार दबाने से क्रिया का अभ्यास हो जाता है और उस चूहे को भी समझ में आ गया कि जैसे ही लीवर दबाऊंगा मुझे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। स्किनर ने अपने एक अन्य प्रयोग में भूखे कबूतर को बॉक्स में बंद किया और बॉक्स में कबूतर शांत बैठा रहा।
कुछ समय बाद बॉक्स में प्रकाश डाला गया। प्रकाश के होते ही कबूतर ने चोंच मारना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसे भोजन की प्राप्ति हो गई। बार बार इस क्रिया को दोहराने से कबूतर सिर घुमाकर चोंच मारना सीख जाता है। इस प्रक्रिया में भी प्रसूत अनुबंध का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कबूतर पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। अब देखिए, स्किनर ने बताया कि प्रत्येक प्राणी में अनुक्रिया एवं क्रिया रूप में दो प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। अनुक्रिया का संबंध उद्दीपकों से होता है और क्रिया प्रसूत का अभिप्राय उस व्यवहार से है जो प्राणी अधिगम प्राप्त करते समय करता है। अनुक्रिया भी दो प्रकार की होती है, प्रकाश में आने वाली अनुक्रिया, उत्सर्जन अनुक्रिया। तो ये अनुक्रियाएं ज्ञात उत्प्रेरकों से उत्पन्न होती हैं और उत्सर्जन अनुक्रिया जो होती है, इन अनुक्रियाओं का संबंध अज्ञात प्रेरकों से होता है। इन उत्सर्जन अनुक्रियाओं को क्रिया प्रसूत कहा जाता है। तो देखिए, स्किनर ने इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अथवा साधक अनुबंधन कहा है। स्किनर के अनुसार क्रिया प्रसूत अनुकूलन एक प्रकार की अधिगम प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सीखने को अधिक संभाव्य या प्रोबेबल और निरंतर फ्रीक्वेंट बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता के फलस्वरूप ही व्यक्ति सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रतिक्रिया के परिणाम को परिचालित करके इसके घटित होने की संभावना में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब देखिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, यह सिद्धांत क्रिया के परिणाम को महत्व देता है, यानी कि जितनी बार हम करते हैं, प्रयास करते हैं, उतनी बार ही हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत में पुनर्बलन एक आवश्यक तत्व है। जैसे कि हमने कोई अच्छा काम किया, हमारी प्रशंसा हुई, हमें इनाम मिला, तो फिर हम और मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सीखने में हमें और ज्यादा आसानी होती है। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल देता है, जैसा कि हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत में देखा था। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क से होता है, इसलिए इस प्रकार का अधिगम स्थायी होता है। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत उपयोगी है या उपयुक्त है। अब क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपादेयता है, क्या कंट्रीब्यूशन है इसका, तो चलिए देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग अध्यापक सीखे जाने वाले व्यवहार को वांछित स्वरूप प्रदान करने में करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल कार्य सिखाने में किया जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा छात्रों को समयानुसार प्रशंसा, पुरस्कार आदि के रूप में पुनर्बलन दिया जाए तो उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है। यह सिद्धांत मानसिक रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। इस सिद्धांत के माध्यम से चिंता, भय आदि का निदानात्मक शिक्षण संभव है। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। इसके बाद है, यह सिद्धांत प्रगति एवं परिणाम की जानकारी प्रदान करता है। सीखने वाले को यदि अपने परिणाम की जानकारी हो तो यह शीघ्रता से सीखता है। इससे अधिगम का सतत मूल्यांकन किया जा सकता है। इस सिद्धांत की मदद से अभिक्रमित अधिगम विधि का विकास हुआ, जो शिक्षण में बहुत उपयोगी है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के उपयोग से शब्द भंडार विकसित किया जाता है। इसके सहयोग से शब्दों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके बाद है कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सीखने का सिद्धांत। एग्जाम में पूछता है कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में किया गया। उनके अनुसार किसी समस्या के समाधान में तीव्र गति से मस्तिष्क में आया परिवर्तन समग्र दृष्टि से आता है, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। अधिगम के इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी हम कहते हैं, जिसमें कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर तीनों हैं। तो इसके प्रवर्तक कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर हैं, इन्हें हम गेस्टाल्टवादी कहते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रतिमान, रूप, संरचना या संस्थान। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता से संपूर्ण परिस्थिति को समझकर ही अधिगम प्राप्त करता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि सूझ अचानक उत्पन्न होती है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। सूझ निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्ति चिंतन एवं तर्क शक्ति का प्रयोग करता है। इसके लिए समग्र परिस्थिति को समझकर ही व्यवहार किया जाता है। फर्नौल्ड के अनुसार सूझ का अर्थ है उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य बनने वाले संबंधों को अचानक समझने से है। सीखने के इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। बॉक्स संबंधी प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कोहलर ने अपना प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आप देखिए, और ये छड़ियों को जोड़कर वनमानुष ने केला प्राप्त कर लिया, यह उसकी सूझबूझ का ही परिणाम था। इन दोनों चित्रों को अब हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक इस वनमानुष को पिंजड़े में बंद किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंजड़े का छड़ आपको दिख रहा है, और ये पिंजड़े के बाहर यहाँ पर कुछ केले रखे हुए हैं, और यहाँ पिंजड़े के अंदर इसको एक छड़ी दी गई है, जिसको जोड़ जोड़ करके ये छड़ी धीरे धीरे बनती है।
तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बनमानुस है वो किस तरीके से केले को प्राप्त करता है। तो देखिए कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादन में सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया। सर्वप्रथम उन्होंने एक भूखे चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी पहुंच से दूर कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए। कमरे में कोहलर ने कुछ खाली बक्से भी रख दिए। शुरुआत में चिंपैंजी ने उछल उछल कर केले लेने का प्रयत्न किया, पर जब वो सफल नहीं हो सका तो कुछ समय पश्चात वह कमरे में रखे खाली बॉक्सों को एक के ऊपर एक रखते हुए केले तक पहुंच गया। कोहलर ने बताया कि केलों की प्राप्ति के लिए चिंपैंजी ने सूज का इस्तेमाल किया और इस प्रकार सूज से अधिगम संभव है। तो पहली स्थिति में क्या होता है कि जो केला होता है वो कमरे की छत पर, यानी कि जैसे पंखा लटक रहा होता है वैसे ही ये जो है यहाँ पर केला इसको ऊपर टांग दिया गया। अब यहाँ पर कमरे में ढेर सारे बक्से रखे हुए थे, तो अब ये चिंपैंजी क्या करता है, एक बक्से के ऊपर दूसरा बक्सा रखता है, दूसरे के ऊपर तीसरा बक्सा रखता है और फिर इस तरीके से बॉक्स के ऊपर बॉक्स को रख करके उस केले को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो उसको भूख लगी होती है तो उसको खाना चाहिए होता है, इस तरीके से वो पहला लगाता है दिमाग। इसी प्रकार जब कोहलर ने दूसरा प्रयोग किया तो इस बार उसने चिंपैंजी को पिंजरे में क्या किया, पिंजरे में डाल करके केलों को बाहर रख दिया। पिंजरे में उन्होंने एक छड़ी भी रखी थी। चिंपैंजी ने केलों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया परंतु सफल नहीं हो सका। निराश होकर चिंपैंजी बैठ गया। कुछ देर बाद उसने छड़ी की सहायता से केलों को अपने समीप खींच लिया। तो ये दूसरे वाले में है, देखिए छड़ी को इसने बड़ा कर दिया और उसके बाद फिर यहाँ पर जो केले थे उनको छड़ी की सहायता से अपने पास खींच लिया और खा लिया। तीसरे प्रयोग में उन्होंने चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर केलों को पिंजरे से थोड़ी दूर रख दिया। इसके साथ ही उसने पिंजरे में 2 लोहे की छड़ें भी रख दी। चिंपैंजी ने शुरुआत में केलों की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए लेकिन सफल नहीं हो सका। बाद में उसे युक्ति सूझी, वह छड़ों को आपस में जोड़कर केलों को अपनी ओर खींच लिया। समस्या के समाधान के लिए चिंपैंजी ने पूर्व अनुभवों की सहायता से क्षेत्रीय वस्तुओं में परस्पर संबंध स्थापित करना सीख लिया। इस प्रकार चिंपैंजी ने संपूर्ण परिस्थिति को समझने के बाद अंतर्दृष्टि का निर्माण हुआ। अंतर्दृष्टि सिद्धांत में विश्लेषण पर बल न देकर अनुभव व संतुलन पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि जो चीजें हमने पहले से अपने जीवन में सीखी होती है वो सीखी हुई चीजें हमें कभी भी आगे काम आ सकती हैं। यही चीज यहाँ पर बताया गया है अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत में। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो पहला है कि अंतर्दृष्टि से किसी समस्या का समाधान ढूंढते समय सूझ एकाएक ही पैदा होती है। सूझ उत्पन्न होने से व्यक्ति के लक्ष्य एवं उपायों के मध्य एक संबंध स्थापित होता है। सीखने की समस्त प्रक्रिया सूझ पर आधारित होती है। सूझ के निर्माण से पूर्व व्यक्ति समस्या का समाधान करने के प्रयास में थोड़े समय के लिए शिथिल, निष्क्रिय और असहाय हो जाता है। फिर है इस सिद्धांत में पूर्व अनुभव सहायक होते हैं। सीखने की प्रक्रिया अनुभव पर आधारित होती है। अंतर्दृष्टि द्वारा प्रत्यक्षीकरण में सहायता मिलती है। जब तक किसी समस्या का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं होता, अंतर्दृष्टि भी नहीं होता है। सूझ का आयु और अनुभव के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। बालकों की अपेक्षा प्रौढ़ों में सूझ अधिक होती है। इसमें सीखने में निपुणता प्राप्त करने की अपेक्षा सूझ का अधिक महत्व रहता है। अंतर्दृष्टि की समस्या परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। इस सिद्धांत से सीखना स्पष्ट एवं स्थायी होता है। यह सिद्धांत बालकों में सीखने की स्वाभाविक विधि बतलाता है। अब अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो देखिए चलिए देखते हैं। यहाँ पर सूझ का निर्माण समग्रता के आधार पर होता है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान अंतर्दृष्टि को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। अंतर्दृष्टि का सीधा संबंध बुद्धि से होता है। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले प्राणियों में अंतर्दृष्टि अधिक क्रियाशील रहती है। पशुओं की अपेक्षा मानव की बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। फलस्वरूप वह समस्याओं का समाधान भी शीघ्र खोज लेता है। बुद्धिमान बालक विषय सामग्री को जल्दी सीख लेता है। जिसकी अंतर्दृष्टि जितनी अच्छी होती है, जिसकी बुद्धि लब्धि जितनी अच्छी होती है, वो जल्दी चीजों को सीख लेता है। प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। अंतर्दृष्टि अधिगम की कुंजी होता है। किसी भी समस्या के समाधान से पूर्व उसको पूरी तरह जानना आवश्यक है। अंतर्दृष्टि प्रत्यक्षीकरण के स्थापित होने के बाद भी धारण होती है। सूझ के निर्माण में परिस्थिति का पूर्ण स्पष्टीकरण व सामान्यीकरण होना चाहिए। अंतर्दृष्टि को समानता, निरंतरता एवं समीपता जैसे कारक प्रभावित करते हैं। फिर है अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। पूर्व अनुभवों के संगठन से अंतर्दृष्टि का निर्माण होता है, जिसका सीखने में बहुत अधिक योगदान रहता है। इस गुण से अनुभवी व्यक्ति समस्याओं का समाधान शीघ्रता से निकाल लेते हैं। अनुभवों के स्थानांतरण से एक परिस्थिति के ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा है समस्या की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम। समस्या की संरचना भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। सरल समस्या का प्रत्यक्षीकरण सरलता से हो जाता है, जिससे उसका समाधान भी शीघ्रता से निकल जाता है। अव्यवस्थित एवं जटिल संरचना वाली समस्याएं अंतर्दृष्टि के विकास में बाधक होती हैं, अतः ऐसी समस्याओं को समझना भी कठिन होता है।
इसके बाद है प्रयास एवं भूल, तो ट्रायल एंड एरर, यहाँ पर भूल होगा। तो देखिए, अंतर्दृष्टि के निर्माण में प्रयास एवं भूल का भी योगदान रहता है। अंतर्दृष्टि के विकास से पूर्व व्यक्ति समस्या का समाधान खोजने के प्रयास में निराश एवं निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया मंद हो जाती है और कार्य कुशलता के आधार पर केवल शारीरिक अंग ही कार्य करते हैं। सूझ की स्थापना होने पर व्यक्ति को समस्त परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है। अब देखिए, जो सिद्धांत हमने पढ़ा कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसका शिक्षा में क्या उपयोग है या क्या शिक्षा में इसकी क्या देन है, तो देखते हैं। यहाँ पर अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत समग्रता में विश्वास करता है। यह सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया में उत्पन्न समस्याओं का समाधान उसकी संपूर्णता के परिप्रेक्ष्य में करता है। शिक्षा में इस सिद्धांत का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। इस सिद्धांत ने शिक्षा में सृजनात्मक क्रियाकलापों को महत्व प्रदान किया है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। क्रो एंड क्रो ने बताया कि यह सिद्धांत कला, साहित्य और संगीत का ज्ञान प्रदान करने के लिए बहुत लाभप्रद है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत बालक में तर्क शक्ति और कल्पना का विकास करता है। इस सिद्धांत की सहायता से गणित जैसे कठिन विषय का शिक्षण सरल हुआ है। फिर है, अध्यापक को सर्वप्रथम अधिगम के उद्देश्य स्पष्ट करने चाहिए, जिससे छात्र सीखने या लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित हो सके। यह सिद्धांत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित व्यवसाय की चेतना प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार विषय सामग्री को समग्र रूप में स्पष्ट करना चाहिए। शैक्षिक समस्या को अंशों में विभाजित न कर संपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इनके अनुसार समस्याओं का सामान्यीकरण करना आवश्यक है, जिससे व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर समाधान खोज सके। अध्यापक को अधिगम से पूर्व छात्रों में ज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक सक्रियता लाना आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में प्रेरणा का अत्यधिक महत्व है। सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण भी होना जरूरी है। तो दोस्तों, इस तरीके से स्किनर का सिद्धांत और कोहलर का सिद्धांत दोनों आप लोगों ने यहाँ पर आज पढ़ लिया। अगर इस क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, पिछली क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी। और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के विषयों के नोट्स चाहिए, सारे के सारे 8 के 8 विषयों के, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर हमारे कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं हमारे ऐप के बारे में। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए।